हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी तथा यूपीएसआई की तैयारी आप लोग की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और इस क्रम में आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट 6 को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ इसका जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, वह भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश क्या है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? एक शब्द में हम इसको क्या कहेंगे? रेखा चित्र कहेंगे, संस्मरण कहेंगे, आत्मज्ञान कहेंगे या फिर आत्मकथा कहेंगे? तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को हम क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। हम खुद लिखते हैं और अपने ही जीवन पर लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, अन्न और अन्य शब्द क्या है? अन्न है और ये अन्य है। शब्द युग्म को सही अर्थ का चयन कीजिए। तो देखिए, इस अन्न का मतलब क्या होता है आपको बताना है, और अन्य का मतलब क्या होता है आपको एक शब्द युग्म चुनना है। इनमें से कौन सा होगा? तो अनाज होगा, दूसरा होगा अनाज या फल होगा, पेड़ पौधे होंगे, दूसरा पराया। देखिए, पेड़ पौधे तो बिल्कुल नहीं और दूसरा पराया भी नहीं होगा, बल्कि क्या इन दोनों में से आप देखिए, अन्न का मतलब क्या होता है? तो अन्न का मतलब अनाज होता है। ठीक है, अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज होता है। और एक इस अन्य का मतलब क्या हो गया? दूसरा। अन्य कहते हैं ना कि अन्य व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग मैंने हर क्लास में आपको बताती हूँ कि उपसर्ग कहाँ लगता है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आरंभ में या शब्द के प्रारंभ में? तो शब्द के कहाँ पे लगता है? यह शब्द के प्रारंभ में। प्रारंभ को ही हम ब्रैकेट में लिख देते हैं शुरुआत, जिसे हम कहते हैं, जहाँ से शब्द शुरू होता है वहीं पे क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। ठीक है, अब देखिए, तो कह रहा है निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। अब देखिए, एक शब्द है क्या आपका? मूल शब्द गुण है, गुण है। अब इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है वही आपको बताना है कि निर्गुण में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए, गुण शब्द हमारा मूल शब्द क्या है? तो गुण है। ठीक है, और इसमें उपसर्ग नी निर्गुण कौन सा लगा है? तो निर, यहाँ पे हलंत रहेगा। निर उपसर्ग कौन सा लगा है? निर उपसर्ग लगा हुआ है, जिससे क्या बना है? निर्गुण बना है। निर उपसर्ग से निर उपसर्ग और गुण मिला के क्या बन गया? यहाँ पे निर्गुण बन गया। क्या बन गया? निर्गुण बन गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। अब आपसे क्या पूछा है कि खिलौना शब्द में मूल शब्द, जैसे निर्गुण था, क्या था? निर्गुण था। अब इस निर्गुण शब्द में आपसे मूल शब्द पूछे तो आप क्या बताएंगे? गुण बताएंगे। मूल शब्द गुण था, उपसर्ग क्या था? निर उपसर्ग था। ठीक है, निर उपसर्ग था और मूल शब्द हमारा गुण था। उसी तरह से आपसे शब्द क्या है? खिलौना है। क्या है? खिलौना। और इस खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा? क्योंकि इसमें औना ये क्या बना है? औना प्रत्यय लगा हुआ है, और इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा हमारा? तो देखिए, खिल दिया है, खेल दिया है, औना दिया है, ना दिया, तो ना तो बिल्कुल नहीं होगा, औना भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपसे प्रत्यय नहीं पूछ रहा है। प्रत्यय पूछता तो आप बता देते कि औना प्रत्यय है, लेकिन अब पूछ रहे हैं मूल शब्द क्या है कि जिसमें प्रत्यय जोड़ा गया है। तो खिल और खेल, इन दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। आप बहुत लोग खिल लगा देंगे, लेकिन खिल नहीं, मूल शब्द हमारा खेल है। क्या है? खेल है। और इसमें औना प्रत्यय से क्या बन गया है? इसमें औना प्रत्यय लगा के खिलौना बना दिया। क्या बना है? खिलौना बना है। ठीक है, खिलौना। ध्यान रहे आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अब बताइए कि उन्होंने कहाँ जाना है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया या विशेषण? तो देखिए, सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा शब्द के स्थान पर जब हम जिसका प्रयोग करते हैं वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। जैसे राम, श्याम, राधा, सीता, गीता, इलाहाबाद, प्रयागराज, ये सब क्या है? संज्ञा है। लेकिन उसके जगह पे हम राम के जगह पे कहें राम पुस्तक पढ़ता है, तो हम कहें कि वह पुस्तक पढ़ता है, उसने पुस्तक पढ़ा, यह वह जो होता है वह क्या होता है? तो यही सर्वनाम होता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि उन्होंने कहाँ जाना है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? तो सर्वनाम कैसा है? सर्वनाम शब्द
सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, विशेषण क्या होता है? तो विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया क्या होता है? तो किसी काम को किए जाने को हम क्रिया कहते हैं। जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो राम क्या काम कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठे प्रश्न को अपने। छठा प्रश्न है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजन का, शब्दों का या मात्रों का? तो देखिए, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें प्रश्न को। समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। मैंने इसके पहले आप लोगों को समास का एक लेक्चर दिया हुआ है, समास का वीडियो दिया हुआ, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, और इसके जस्ट बाद हम समास से संबंधित लगभग 100 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, जल्द ही आपको वो भी क्लास मिल जाएगी, उसमें आपको समास और भी बेहतरीन ढंग से समझने को मिलेगा। आप चाहें तो जो लेक्चर पढ़ा हुआ है उसको भी देख सकते हैं, समास एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। यह भी प्रश्न वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि तो होगा नहीं, समास, समास विग्रह या समास विच्छेद। तो दो, जब समासिक पद को हम तोड़ेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, समास विग्रह कहते हैं। अब कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दे दिया लंबोदर। क्या है? लंबोदर। हमने क्या लिखा? लंबोदर लिखा हमने, एक समासिक पद। ये क्या है? समासिक पद है लंबोदर, और इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? लंबा है उदर जिसका। क्या हो जाएगा? यही विग्रह है। हमारा समासिक पद क्या हो गया? लंबोदर। ठीक है, चंद्रधर, वीणापाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ चक्रपाणी, चक्रपाणी। अब ये क्या है? समासिक पद है, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चक्र है जिसके हाथों में, यानी कि चक्र है जिसके हाथों में। ठीक है, किसके? भगवान, अर्थात भगवान विष्णु। समास कौन सा हो जाएगा? तो समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे लंबोदर में भी हमारा समासिक पद क्या है? समासिक पद लंबोदर है, इसका हमने विग्रह किया तो लंबा है उधर जिसका, अर्थात भगवान गणेश की बात की जा रही है। किसकी? तीसरा अर्थ दे रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास हमारा हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, समास वाले लेक्चर को आप देखेंगे तो एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो लगभग मैंने जब से हिंदी की सीरीज शुरू करी है आप लोगों के लिए, तो उसमें मैंने कर्मवाच्य को बहुत बार लिया है कि कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है। तो मैंने बताया है कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्म की प्रधानता होती है। किसकी? कर्म की प्रधानता होती है। किसमें? कर्मवाच्य में। भाववाच्य में किसकी? भाव की प्रधानता होती है। तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधान हो जाएगी? कर्म की। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न हमारा क्या है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक, यानी कि 3 चीज़ें दी गई हैं। जिन शब्दों में लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह है। तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों में लिंग हो गया, वचन, कारक आदि से कोई परिवर्तन ही नहीं होता, उन्हें क्रिया कहते हैं, उन्हें वचन कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं, उन्हें वाच्य, यानी कि वाच्य, उन्हें हम वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए, लिंग वचन कारक से क्रिया में परिवर्तन, वचन में भी, वाच्य में भी परिवर्तन होता है, लेकिन एक ही चीज़ है जो लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तित नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, जिसमें लिंग वचन और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 10वां प्रश्न है हमारा, यानी कि पूछ रहा है, ये जो चिन्ह दिया है इस विराम चिन्ह का नाम आपसे पूछा है कि इसका नाम क्या है, इसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम या योजक। तो नीचे से देखते हैं, योजक हम किसे कहते हैं? जो ये चिन्ह है इसे हम योजक कहते हैं, ये इस चिन्ह को योजक कहते हैं। ठीक है, अल्प विराम क्या होता है?
तो अल्पविराम ये होता है, ये जो है ऐसे अल्पविराम हो गए। प्रश्नवाचक ऐसे प्रश्नवाचक हो गए। पूर्ण विराम यानी कि ये खड़ी पाई पूर्ण विराम हो गया। तो पूछ रहा है इसी चिन्ह को, तो पूछा है कि यह इस विराम चिन्ह को हम क्या कहेंगे, तो इसे हम प्रश्नवाचक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक कहेंगे। अच्छा, एक प्रश्न बहुत पूछता है लाघव, लाघव चिन्ह का। तो लाघव चिन्ह याद रख लीजिए कैसा होता है, यह गोला होता है। क्या होता है, गोला होता है लाघव चिन्ह। ठीक है, हंस पद पूछता है आपसे, हंस पद, हंस पद क्या कैसा चिन्ह होता है, तो ऐसे होता है हंस पद का, ऊपर से ऐसे। जैसे हंस पद कहाँ पे यूज होता है ये भी प्रश्न पूछा गया। तो अगर आप कोई लाइन लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा मुहावरे अपना सामान्य अर्थ, अब हमने यहाँ पे न नहीं, न को गायब कर दिया, न मान लीजिए हम बाई मिस्टेक भूल गए और देख कर लिखते हैं तो शब्द इस लाइन का अर्थ ही अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हंस पद दे करके यहाँ पे फिर से हम न लिखेंगे, यानी कि जो शब्द त्रुटि से हम छोड़ देते हैं उसको हंस पद दे करके ऊपर लिख दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हंस पद कहते हैं। लाघव क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं, आप डॉक्टर लिखते हैं लाघव चिन्ह लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। प्रोफेसर लिखते हैं तो प्रो लिख करके ऐसे लाघव चिन्ह लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। यानी कि चीज़ों को संक्षिप्त करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को भी आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं ये प्रश्न। आगे देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर किस अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी कि मुहावरे जो है अपना सामान्य अर्थ नहीं देते हैं बल्कि वह किस अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब आँख का अंधा नाम ने मतलब आँख का अंधा है लेकिन उसका नाम क्या है, नयन सुख है। तो यह किस अर्थ को प्रकट करता है, विशेष, विपरीत, पर्याय या असामान्य। तो मुहावरे जो है अपना सामान्य अर्थ नहीं देकर बल्कि एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। किसको, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं मुहावरे। ठीक है, अब देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या है कि एक पंथ दो काज, यह क्या है, एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा है आपसे कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना या एक ही काम से 2 लाभ होना। यानी एक पंथ दो काज का मतलब इसका हो गया कि एक ही काम से 2 लाभ होना। इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा कि एक ही काम से 2 लाभ होना, यानी कि एक पंथ दो काज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है आपसे यूपी कांस्टेबल में। 13वां प्रश्न है, हास्य रस का अस्थायी भाव है। तो रस कितने बताए गए हैं, 8 रस बताए गए हैं। ठीक है, कहीं कहीं 9 रस भी बताए गए हैं। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है आप क्या लगाएंगे। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या, हास है, क्या हास है। ठीक है, रति किसका होता है, श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। रौद्र किसका होता है, तो क्रोध का, क्रोध का होता है रौद्र। ठीक है, और विभत्स किसका होता है, विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा, जुगुप्सा। ठीक है, विभत्स रस है और इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। रौद्र रस का क्या होता है, क्रोध होता है। रति किसका है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक है, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या है कि कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। तो कुंडलिया छंद में जो है कितने चरण होते हैं आपसे यह पूछा गया है। तो कितने चरण होते हैं, 10, 6, 4, 3। तो कुंडलिया में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं कुंडलिया में, 6 चरण होते हैं। जो देखिए 4 चरण किसके होते हैं, तो 4 चरण जो दोहा वाले, दोहा के, और 2 चरण जो होते हैं वह सोरठा के होते हैं। इससे क्या, दोहा और सोरठा दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, तो इससे मिलाकर कुंडलिया बनता है। 4 चरण दोहा के, 2 चरण सोरठा के। अच्छा, दोहे में भी कितने, दोहा में 4 चरण, दोहा में अगर पूछ ले कितने चरण होते हैं, दोहा में 4 चरण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न, एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और इस प्रश्न को मैंने बहुत बार अपनी पिछले प्रैक्टिस सेट में करवा दिया, आप देखते ही खटाक से आंसर बता देंगे कि एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में, श्लेष अलंकार में। तो मैंने आपको अनुप्रास अलंकार में बताया है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जैसे तरन तनुजा, देखिए तरनी तनुजा, तट तमाल, तरवर बहुछाया गया। त यानी कि त वर्ण की, किसकी,
त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो जिस जिस एक ही वर्ण की, जिस अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बात करें उपमा अलंकार की, तो इस अलंकार में क्या होता है? इसमें सा, सी, सम, सरिस, देखिए मैं शॉर्ट प्रयास कर रही हूँ आप लोग को कीवर्ड्स बताते चलूँ, ठीक है। सरिस और समान, ये शब्द एकदम डेफिनेटली है कि उपमा में ये आएंगे ही। सा आएगा, सी आएगा, सम आएगा, सरिस आएगा, समान आएगा। जैसे अंग्रेजी में हम लोग सिमिली पढ़ते हैं ना, लाइक, एज आता है, सेम वही चीज़ है कि सा, सी, सम, सरिस, समान, ये सब उपमा अलंकार में आता है, ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक शब्द का एक से अधिक अर्थ होता है, ठीक है। एक शब्द का एक से अधिक अर्थ होता है, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ठीक है। अब आयोगवाह क्या होता है? आयोगवाह अंग और अह, यह क्या है? अयोगवाह, ये दो आयोगवाह हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे देखते हैं 17वां प्रश्न हमारा, तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा, यानी कि तपस्वी क्या है? पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग पूछा है आपसे कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी होगा, तापसी होगा, तपस्या होगा, या तपसी होगा? तो तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तपस्विनी, ऑप्शन ए राइट। आपको देखना क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है तपस्विनी में? तो आपको मात्राओं का ध्यान रखना है। तपस्विनी, देखिए व में कैसी मात्रा है? छोटी का मात्रा, और नौ में कैसी मात्रा है? बड़ी का मात्रा है, बस यही ध्यान देना है, ठीक है। कि तपस्विनी में कौन सा? तपस्विनी तो होगा, लेकिन कैसे लिखा रहेगा? क्योंकि आपको तपस्विनी ऐसे भी मिल सकता है, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है तपस्विनी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि दोनों में नहीं, ये गलत है, बल्कि वो में छोटी का मात्रा और न में बड़ी का मात्रा रहेगा, वही तपस्विनी होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन ही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 18वां, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा, यानी कि आचार्य शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? आचार्य कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका पुल्लिंग आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, या आर्य हो जाएगा? तो शिक्षक का, अगर शिक्षक क्या है? पुल्लिंग है, इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? शिक्षिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षिका। अगर हम बात करें आचार्य का पुल्लिंग, तो आचार्य का पुल्लिंग ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा, आचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आचार्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 19वां प्रश्न है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन आपको बताना है। वचन एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आपको बताना है कि पुस्तक रखी है, इसमें वचन कौन सा है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या त्रिवचन है? तो एक वचन यानी कि एक चीज़ हो, बहुवचन यानी कि बहुत सारी चीज़ें हों। पुस्तकें, अगर बहुवचन रहता तो यहाँ पे क्या हम लिखते? पुस्तक नहीं, बल्कि हम क्या लिखते? पुस्तकें लिखते, पुस्तकें लिखते। द्विवचन होता है तो हम दो पुस्तकें क्या लिखते? दो पुस्तकें लिखते हैं, ठीक है, दो पुस्तकें। त्रिवचन रहता तो हम तीन पुस्तकें लिखते, तीन पुस्तकें लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? पुस्तक रखी है, मतलब एक वचन। हमारा सेंटेंस कैसा है? हमारा वाक्य कैसा है? तो एक वचन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 20वां प्रश्न है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? यानी कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें किस ने में कौन सा कारक है आपको बताना है। तो क्या होता है? कर्ता, कर्ता ने, यानी कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। अपादान क्या होता है? तो अपादान, अपादान क्या होता है? हमेशा के लिए अलग होना, ठीक है। अपादान मतलब अलग होना, अलग होने के लिए। यहाँ इसका भी क्या होता है? से होता है, लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है, ठीक है। अब देखिए, तो कर्ण, यहाँ पे हमारा कारक चिन्ह क्या है? ने है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो है कारक का प्रयोग हुआ है, तो ने कहाँ पे है? कर्ता कारक में है ने, विभक्ति चिन्ह, यानी कि कौन सा कारक है? शिक्षक ने, तो कर्ता ने, शिक्षक ने, यानी कि कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 21वां प्रश्न हमारा है। 21वां प्रश्न क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपको यह बताना है कि इस पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है 3। अब जानते हैं इन तीनों में कौन कौन सा होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? उत्तम पुरुष। क्या होता है? यहाँ पे जान लीजिए, पुरुष को भी उत्तम पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष, ठीक है। जैसे उत्तम पुरुष में क्या होता है? तो उत्तम पुरुष में हम क्या क्या लिखते हैं? जैसे मैं, हम, मैं,
और हम, यह किस में आता है? पूछ सकता है अगली बार आपसे कि मैं, हम किस में? उत्तम पुरुष में है। उसके बाद से क्या आता है? उसके बाद से आता है मध्यम पुरुष। क्या आता है? मध्यम पुरुष। अब इस मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम आप आता है। तुम और आप, तुम और आप, यह किस में आता है? मध्यम पुरुष में आता है। और इसके बाद से क्या बचता है हमारा? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। याद रखिए 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है? मैं, हम है। मध्यम पुरुष में तू, तुम है और आप है। और अन्य पुरुष में क्या आता है? तो यह, वह, यह और वह किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। यह तीनों पुरुष के क्या है? भेद हैं, बता दिया हमने। और कौन कौन सा? उत्तम पुरुष में मैं, हम आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम और आप आते हैं। अन्य पुरुष में यह, वह आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, हम 22वें प्रश्न को। हमारा 22वां प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के भेद पूछा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 और 2। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। और ये कौन कौन से 4 भेद होते हैं विशेषण के, जान लेते हैं। तो सर्वनामिक, क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, पहला हमारा सार्वनामिक विशेषण पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा गुणवाचक। किसका? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो गया? संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। और हमारा चौथा क्या हो गया? परिमाण बोधक। कैसा होता है? परिमाण बोधक, परिमाण बोधक विशेषण। ये 4 होते हैं विशेषण के भेद। इस बार मान लीजिए आपसे भेद पूछा तो अगली बार आपसे विशेषण के भेद, इन भेदों में से पूछ सकता है कौन से विशेषण के भेद हैं और कौन नहीं है। तो 4 होते हैं। कौन? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण, जो कि 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? अब आपको बताना है। तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण हमेशा क्या करता है? तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है। अब देखिए, पथरीला, तो पथ से पथरीला बना है। पथ क्या है? यह पथ शब्द क्या है? पथ शब्द संज्ञा है। पथ शब्द संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है पथरीला। पथ कैसा? पथरीला है। तो यह कैसा? पथ से पथरीला बना है, यानी कि यह विशेषण शब्द क्या है? यह विशेषण शब्द है। अब नमक, नमकीन क्या है? तो नमक से नमकीन बना है। नमक क्या है? यह संज्ञा शब्द है, लेकिन नमक कैसा? नमकीन है। तो यह नमक की विशेषता नमकीन है, यानी विशेषण है ये भी। अब यह बर्फ की बात करें अगर, तो बर्फ कैसा? बर्फीला है। तो बर्फ की विशेषता है बर्फीला, तो यह भी क्या है? विशेषण है। लेकिन नमक क्या है? संज्ञा शब्द है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 24वां प्रश्न है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी कि किसी कार्य के करने या फिर होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? जो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं तो उन्हें हम काल कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं या विशेषण कहते हैं? उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया से ही किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना 25वां प्रश्न। निम्न में से क्या काल कहलाता है? कि काल जो है, काल टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के घटित होने का समय होता है काल। क्रिया के सामान्य रूप को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, या क्रिया का पूर्ण रूप काल कहलाता है। तो काल क्या कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय जो है क्या कहलाता है? काल कहलाता है। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अपना 26वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? 26वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी कि संस्कृत का शब्द हो, संस्कृत भाषा का शब्द और बिना हिंदी में परिवर्तन, कोई छेड़छाड़ की, एज इट उसको प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे तद्भव कहते हैं, तत्सम कहते हैं, देशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं। तो देखिए, सामान्य बोलचाल में जो हम लोग देसी भाषा में कहते हैं उसे देशज, विदेशज जो हम दूसरी भाषाओं से लें। ठीक है, जैसे अरबी फारसी से हमने लेते हैं। अब तत्सम क्या होता है? शुद्ध संस्कृत का शब्द, यानी कि शुद्ध संस्कृत का शब्द जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, लेकिन जैसे घृत, घृत को हम क्या? घृत का मतलब घी। अब घी क्या है? यह तद्भव है। क्या है? तो यह तद्भव शब्द है। और घृत क्या है? शुद्ध संस्कृत का शब्द है, यानी कि इसे हम तत्सम कह सकते। क्या कहेंगे?
इसे मैं यहाँ लिखती हूँ, इसे तत्सम कहेंगे। घृत क्या है? तत्सम है। तद्भव क्या है? घी है। तो एज इट, घृत को हम हिंदी में भी घृत, अगर हिंदी वाक्य में प्रयोग करें तब भी हम वहाँ पे घृत ही लिखें, और ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, तत्सम शुद्ध संस्कृत का शब्द होता है, तद्भव उसका विकृत रूप होता है जो हम लोग सामान्य बोलचाल में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कपोत हो गया। कपोत हम लोग, कपोत क्या है? शुद्ध संस्कृत शब्द का तत्सम शब्द है, और इसका अगर तद्भव पूछे तो कबूतर। क्या हो जाएगा? कबूतर। क्या होता है? कबूतर होता है। ठीक है, कपोत का क्या होता है? कबूतर होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वें प्रश्न को। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो समान अर्थ बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत बताता है। अनेकार्थी यानी कि एक शब्द का ही अनेक अर्थ बताया, जैसे कनक शब्द का एक सोना और एक धतूरा होता है। पर्यायवाची, पर्यायवाची और सामान्य शब्द, सामान्य शब्द होगा नहीं बल्कि क्या होगा? पर्यायवाची। जो समान अर्थ बताते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 28वां प्रश्न है, अग्रज का सही विलोम होगा, यानी कि अग्रज शब्द है, इसका सही विलोम क्या हो जाएगा? अनुज, लघु, छोटा, बड़ा। तो अग्रज का क्या हो जाएगा? अगर अग्रज का हम सही विलोम देखें तो अनुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्रज का सही विलोम अनुज होता है। छोटा किसका होता है? बड़ा का होता है। ठीक है, और बात करें लघु किसका होता है? दीर्घ का। यहाँ पे लिख देती हूँ, लघु किसका होता है? दीर्घ का होता है। छोटा किसका होता है? बड़ा का होता है। और बड़ा किसका होता है? छोटा का होता है। तो आपसे एग्जैक्ट पूछा है कि अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्रज का सही विलोम अगर देखें तो अनुज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29वें प्रश्न को। धन का मतलब क्या होता है? आपको, आपसे इसमें पूछा है, 4 ऑप्शन है, इन चारों में से धन का मतलब क्या होगा? अंक होगा, अर्थ होगा। अंक का मतलब क्या होता है मैं बताते चलिए। अंक का मतलब गोद होता है। क्या होता है? गोद होता है। और अक्षर भी होता है अंक का मतलब। ठीक है, तो अब देखिए, अर्थ, स्वार्थ और कोश। तो अंक, धन का असली मतलब क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। अर्थ होता है। क्या होता है? धन का मतलब अर्थ होता है। अब आगे देखते हैं 30वें प्रश्न को। 30वां प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? यानी कि उर्वशी जो है यह किसकी रचना है? किसने उर्वशी को लिखा हुआ है? तो देखते हैं उर्वशी किसकी रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, या सिया राम शरण सिंह की रचना है, या महादेवी वर्मा की रचना है। तो उर्वशी किसकी रचना? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। इनकी और रचनाएं हम जान लेते हैं, क्योंकि आज उर्वशी पूछा तो आपसे और भी कुछ पूछ सकता है। रश्मि रथी किसकी, अगर कल पूछ दे आपसे कि रश्मि रथी किसकी रचना है, तो यह भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रश्मि रथी। और पूछ दिया आपसे कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? बहुत फेमस रचना है यह कुरुक्षेत्र, बहुत बार पूछा है कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो यह भी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर को, दिनकर की रचना। हारे को हरिनाम, यानी कि हारे को हरि नाम, यह भी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, हारे को हरिनाम। यह इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे उर्वशी हो गया, रश्मिरथी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, हारे को हरिनाम, यह रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न हमारा 31वां। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हम क्या कहते हैं? आधुनिक भारत की, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। और इनकी रचना पूछ रहा है कौन सा? निहार है, साकेत है, कामायनी है, प्रिय प्रवास है। तो कौन सी इनकी रचना है? देखते हैं इनकी कौन सी रचना है। देखिए, साकेत किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? साकेत। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इन्हें हरिऔध भी कहा जाता है, तो मैं हरिऔध लिख देती हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। अब बचता क्या है? तो निहार जो है किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। इनकी और भी रचनाएं हैं बहुत सारी। ठीक है, महादेवी वर्मा की, जैसे हम बात कर लें प्रिय इनकी और रचनाओं में आंसू लिखा है इन्होंने। ठीक है, निहार लिखा है। और इनकी बात करें
हरिऔध जी की रचनाएं देख लीजिए। प्रिय प्रवास तो हमने बता ही दिया आपको कि ये हरिऔध जी की रचना है, तो हमने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। अब यह सारे देखिए, आपसे महादेवी वर्मा का पूछा तो कल आपसे प्रिय प्रवास पूछ सकता है, कल आपसे कामायनी पूछ सकता है, साकेत पूछ सकता है। तो इन सारे ऑप्शंस को भी आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, और इससे भी बेहतर क्लास के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो अगला लेक्चर हमारा होगा वह हम समास के इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्नों को लेकर आएंगे, जिससे आपके समाज से संबंधित हर तरह के प्रश्न कवर हो जाएं, एग्जाम में समाज से संबंधित प्रश्न गलत ना हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। लेक्चर को बहुत सारा प्यार दीजिए।